किसान भाई नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। ऐसी जानकारियां जो कि आपकी खेती में बहुत ज़्यादा आपको सहायक के रूप में प्रदान हो। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोग एवं उनसे किस तरीके से बचाव करना है। इस पे हम बात करेंगे। इस चर्चा को हम साझा करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर राखी गांगिल जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू इंदौर से। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार। तो जिस तरीके से मैम हम इस विषय को देखते हैं, मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोग एवं बचाव, सबसे पहले तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं। मुर्गी पालन जो व्यवसाय है ये आज के दौर में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय हो गया है हमारे किसान भाइयों को अपनी आजीविका चलाने के लिए। ये जो मुर्गी पालन जो है ये किसान अपनी आजीविका के लिए तो करता ही है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तो करता ही है, और इससे हमारे देश की भी काफ़ी उन्नति होती है। अगर आप पुराना डाटा देखें तो आज हमारा देश तीसरी रैंक पे है या तीसरे स्थान पर आता है अंडा उत्पादन में। लगभग 114 बिलियन जो एग प्रोडक्शन है, जो अंडे का उत्पादन है वो होता है, और वहीं मांस का जो उत्पादन है वो 4.5 मिलियन 4.5 मिलियन जो है वो हमारा देश कर पा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो हमारे जो किसान भाई हैं ये बहुत कम समय में अपना जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है वो ले सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन इसका जो व्यवसाय है ये इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए या इसकी सफलता के लिए इससे होने वाले रोगों की महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हमारे किसान भाइयों को होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मुर्गी जो है जो वो एक बहुत ही छोटा जानवर है, हमारे पूरे जो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं वो छोटा जानवर है। तो किसी भी जीवाणु विषाणु या किसी भी तरह से अगर वो प्रभावित होती है तो फिर मृत्यु दर जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए इसके रोगों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, रोगों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। मैम, ये एक प्रश्न यहाँ पे होता है कि क्यों ज़रूरी है, रोकथाम क्यों ज़रूरी है, ये तो आपने बता ही दिया है। एक प्रश्न यहाँ भी है कि रोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे किसान भाई ये देखते हैं कि मुर्गी पालन, अब बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे करना भी चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि करना चाहे तो क्या क्या मुख्य रूप से जो जानकारियाँ हैं वो जानकारी होना ज़रूरी है। तो रोगों के कौन कौन से रोग हैं, ये अगर किसान भाई जानना चाहे तो आप किस तरीके से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो जानकारियां हैं ये बहुत ज़रूरी होती है कि कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं। तो मुर्गियों में जो भी बीमारियां होती हैं वो कई तरह के सूक्ष्म जीव और परजीवी के कारण होती है। तो सूक्ष्म जीव में अगर लेते हैं तो वो जैसे कि जीवाणु हैं, विषाणु हैं, इनसे कई सारी बीमारियां होती हैं। और कुछ फफूंद भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ये मुर्गियों को प्रभावित करती है, और इतना ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं ये बीमारियां कि जो पूरा एक समूह है वो पूरा ही नष्ट हो जाता है। तो ये सारे रोग हैं। जीवाणु जनित बीमारियों की अगर बात करें तो जैसे पुल्लोरम डिसीज़ है जिसे बोलते हैं, फाउल टाइफाइड है, हैजारे डिसीज़ है या कॉलीग्रेनुलोमा है, ये कुछ जीवाणु जनित रोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। कुछ विषाणु जनित रोग हैं जिसे वायरस से या विषाणु भी कहते हैं इनको, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, जिसका नाम तो हमारे किसान भाइयों ने काफ़ी सुना भी होगा, रानीखेत डिसीज़ है, और गम्बोरो डिसीज़ है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है। ये आदि विषाणु जनित बीमारियां हैं जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल, तो ये जानकारियां होना बहुत ज़रूरी होती है। मैम, एक चीज़ यहाँ पर हम पर्सनली अब जानना चाहेंगे कि बहुत सारे किसान भाई जो रहते हैं, साफ़ सफाई कितनी महत्वपूर्ण होती है इन क्षेत्रों में, क्योंकि मुर्गी पालन करते हैं तो साफ़ सफाई हम कहते हैं कि हर जगह ज़रूरी है, स्वच्छ तो रहना बहुत ज़रूरी है। तो मुर्गी पालन में स्वच्छता का कितना महत्व है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें जैसे कि हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट, जैसे किसी भी व्यवसाय में जो प्रबंधन है वो व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से चलनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रबंधन पूरी तरह से होगा, जैसे कि उनकी आवास व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके जो रहने की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें अगर सही तरीके से होगी, उनको हवादार है, उनका साफ़ सुथरी जगह में उनको रखा जाएगा तो बीमारियां उनको कम से कम प्रभावित करेंगी, और हमारा जो उत्पादन है
वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। बिल्कुल। हाँ, तो और इसमें इसमें अगर जैसे एक फार्म है, अगर आप कोई एक किसान भाई है, वो अगर प्लान करता है कि हमको एक फार्म डालना है, तो उसको ये जानकारी होना चाहिए कि कितने एरिया में उसको डालना है, तो उसमें कितने हम ब्रॉयलर को या कितने हम लेयर को हम उसमें रख सकते हैं। तो उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना चाहिए। उसमें प्रॉपर हवा की व्यवस्था है कि नहीं पूरी तरह से, या फिर उसमें जो दाना पानी है वो उसकी व्यवस्था पूरी तरह से है कि नहीं, वो पूरी तरह उनको जो टीके हैं वो पूरी तरह लगाने के लिए सक्षम है कि नहीं, तो ही उसको ये जो व्यवसाय है उसको चालू करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो साफ़ सफाई तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ जो मैम ने आपको जानकारियाँ बताई वो भी रखना बहुत ज़रूरी है कि कितना जगह चाहिए और सुचारू रूप से हम उसे सही तरीके से चला सकें, तो इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। मैम, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी जीवाणु जनित रोगों के बारे में, तो क्या होते हैं जीवाणु जनित रोग और किस तरीके से हमारे मुर्गियों में ये इफेक्ट करते हैं? सूक्ष्म जीव, जैसे कि मैंने कहा कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो जीवाणु और विषाणु इनके अंतर्गत आते हैं, तो जीवाणु बहुत ही छोटा एक प्राणी है हमारे प्राणी जगत में, जिसको कि नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते। उसको हमें माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं उसको। तो वो जो सूक्ष्म जीव है वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी होता है। तो जहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था होती है, अगर पूरी तरह से साफ सफाई नहीं रखी जाए, या हो सकता है कहीं से किसी भी तरह का संक्रमण आ जाए, तो फिर ये मुर्गियाँ उनसे प्रभावित हो जाती हैं। और जब एक मुर्गी प्रभावित होती है तो वो संक्रमित मुर्गी के संपर्क में दूसरे समूह के जो भी मुर्गियां हैं वो भी संपर्क में आती हैं, और जैसे कि हम कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू इसका जो बीमारी रोग का जो प्रसार है वो सीधे संपर्क में आने से होने लगता है। मुर्गी के बीट है या उसको जो उपकरण है जो कि यूज हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से उसका संक्रमण हो जाता है। तो जीवाणु जनित रोगों में सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लोरम डिसीज़ का, जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो मुर्गी को दस्त लग जाते हैं, चूजे जो रहते हैं वो 1-2 सप्ताह में प्रभावित होते हैं, और वो उनको सफ़ेद डायरिया हो जाता है। और 3-4 सप्ताह बाद जो बड़ी मुर्गियां होती हैं वो 3-4 सप्ताह में उनको हरे रंग के दस्त लग जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दस्त लगते हैं, और फिर जब दस्त लगने के बाद पानी की कमी हो जाती है शरीर में, उनका विकास पूरी तरह नहीं हो पाता, अंडा उत्पादन कम होने लगता है, और उनके पंख जो हैं वो झड़ने लगते हैं। और अगर आप देखेंगे तो बीमार मुर्गी को आप अलग से ही पहचान लेंगे समूह में से कि ये बीमार है। तो इस तरीके से वो काफ़ी प्रभावित हो जाती है। अगर इनका पूरी तरह से इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो ये उग्र रूप भी ले लेती है बीमारी का। तो ये है पुल्लोरम डिसीज़। ये एक जीवाणु होता है जिसे साल्मोनेला पुल्लोरम कहते हैं। इस जीवाणु के नाम से ये कहा जाता है इसको। और एक साल्मोनेला का दूसरा और ग्रुप होता है जिसे साल्मोनेला गैलिनेरियम कहते हैं, उससे फाउल टाइफाइड नाम की बीमारी होती है, वो भी मुर्गियों में रहती है। उसमें भी लक्षण तो एक ही तरह के आते हैं, लेकिन जो जीवाणु है जो कि उसको कारक है वो दूसरा होता है। इसमें सफ़ेद दस्त लग जाते हैं, और जो उसका पीछे का वेंट का एरिया जिसको बोलते हैं वो बड़ा हो जाता है। और इमेशिएटेड जिसे कहते हैं, या जिसे कहते हैं कमजोरी आ जाना बहुत ज़्यादा। और सारी जो मुर्गियां हैं अगर आप देखेंगे समूह में, वो एक ही जगह इकट्ठा होने लगती हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे ये लगता है कि हाँ, इन बीमारियों में कुछ ना कुछ ये रोग से ग्रसित हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बीमारी है जिसे बोलते हैं हेजारे डिसीज़, जिसे ई कोलाई नामक जीवाणु से होती है। ये जीवाणु होता तो बहुत छोटा है, लेकिन ये शरीर के सारे तंत्र को प्रभावित करता है। ये जो कि अंडा उत्पादन की नली होती है, जैसे ओविडक्ट कहते हैं, फेफड़े होते हैं, लिवर होता है, वहाँ पर ये सूजन कर देता है। और फिर ये जो बैक्टीरिया है जो खून के द्वारा पूरे शरीर में संचारित होता है और सभी तंत्रों को ये प्रभावित कर देता है। चूजे जो रहते हैं वो 1 से 2 सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो बड़ी मुर्गी होती है, उस बड़ी अवस्था में अगर जब इन्फेक्शन हो रहा है या संक्रमण हो रहा है, तो उस परिस्थिति में वो उसके शरीर में जितने भी अंग हैं, जो अंतरंग हैं, जैसे लिवर है, फेफड़े हैं, जो ओविडक्ट है, सभी में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं उनके अंदर। तो इसीलिए उसको कोलीग्रेनुलोमा बोलते हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि जीवाणु से होती हैं। तो ये बीमारियां हैं मैम, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, क्या खान पान से भी कुछ ऐसी बीमारियों का आगमन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अभी सभी हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ताकत रहनी चाहिए, हमारे शरीर में इम्यूनिटी रहनी चाहिए। और जब भी किसी भी कारण से
हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, या मुर्गियों में भी अगर देखा जाए तो उनकी जो इम्यूनिटी का एक स्तर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसका स्तर जब नीचे जाता है ना, तो कोई भी बीमारी पकड़ लेती है। तो कोई भी संक्रमण है, अगर हम देखा जाए तो सूक्ष्म जीव से भरा पड़ा है। आज हम यहाँ बैठे तो यहाँ भी बहुत सूक्ष्म जीव है, लेकिन हमारा शरीर इतना मजबूत है, जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी है कि वो उससे लड़ रहा है। लेकिन अगर जैसे खान पान ठीक नहीं है मुर्गियों का, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपने बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड या फिर काफ़ी ज़्यादा कम जगह में काफ़ी ज़्यादा मुर्गियों को रखा है, स्ट्रेस में है, या फिर किसी संक्रमित उसमें है, तो फिर ये जो बॉडी का कह लो या उनके शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम जाने लगती है, और वो तुरंत उसका संक्रमण पकड़ लेते हैं। तो ये जानकारियां भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो उनमें रोग कौन कौन से पहचान करना ज़रूरी है, और साथ में आपको व्यवस्थित ढंग से आप उनको रखना भी चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके व्यवसाय को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आपको, अगर आप ध्यान रखते हैं। चलिए मैम, ये ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बात कर रहे हैं मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोग एवं बचाव। हमारे साथ इस चर्चा पे मौजूद हैं डॉक्टर राखी गांगिल जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू, इंदौर से। मैम, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जीवाणु जनित जो रोग हैं उनको किस तरीके से हम रोकथाम कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो इसको हम किसान भाई जानना चाहते हैं कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। जीवाणु जनित रोगों की रोकथाम के लिए तो सबसे पहले तो जैसे कि हमारी जो व्यवस्था है, जो उनकी आवास व्यवस्था है और जो साफ सफाई की व्यवस्था है, उनको दाना पानी देने की व्यवस्था है, वो अच्छी तरह से तो होना ही चाहिए। और इनका बचाव के कुछ ऐसे भी तरीके हैं, जैसे कि अगर संक्रमित कोई मुर्गी है तो उसको आप अलग कर दें, तुरंत ही जैसे ही आपको पता लगे उसको अलग कर दें। और बाकी सारी मुर्गियों का भी जो एक खून का नमूना है, जैसे अगर दस्त हो रहे हैं तो उनकी बीट है और खून का नमूना है, जिससे जांच कराएं। जिस बीमारी का आपको लगता है कि जिस बीमारी के लक्षण लग रहे हैं तो उसकी जांच कराएं कि कहीं बीमारी ये दूसरों में तो अभी नहीं फैली है। तो ये एक बचाव का तरीका हो गया कि जो है बीमारी, जो उनको अलग कर दिया उसको तो हम उपचार कर लेंगे, और बाकियों में ये ना फैले। और उनके उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स हैं जिनका ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि क्लोटेट्रासाइक्लिन है, नियोमाइसिन है, क्लोराम्फेनिकोल है। तो इस तरह से कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो सभी तरह के जीवाणु पे काम करती हैं। वो पशु चिकित्सक से संपर्क करके उनके वजन के हिसाब से वो उसका इलाज बताएंगे, इसकी डोज कितनी लेनी है, तो वो उनका इलाज वैसे किया जा सकता है। और ये सारी जो दवाइयाँ हैं उनके खाने और पानी में मिला के उनको दिया जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है तो हो सकता है कि उनको पानी की ज़रूरत है या कुछ और ज़्यादा उनका, जिसे कहते हैं सिम्टम के आधार पर उपचार करना। जैसे जैसे लक्षण, बुखार आ रहा है तो उसको बुखार की दवाई देनी है, उसको दस्त लग रहा है तो उसको दस्त की दवाई देनी है। और जो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो जो सूक्ष्म जीव जो उसका कारक है उसका ट्रीटमेंट उस
एंटीबायोटिक से होगा। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा ये भी जरूर ध्यान रखें कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगाते हैं तो आजकल जो मुर्गियों में जो दाना पानी दिया जाता है उसके साथ में एंटीबायोटिक जनरली ही मतलब जब कोई बीमारी नहीं है फिर भी देते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा उत्पादन हो। लेकिन उससे क्या होता है कि मुर्गियां पहले ही उनमें किसी भी रोग के लिए उसके लिए रेजिस्टेंस आ जाता है। मतलब वो जो दवाई जो दी है जो पहले से ही दे रखी है वो फिर काम नहीं करती। अच्छा। तो हमेशा कोशिश ये रहे कि जो भी बीमारी है उसका सैंपल लें, खून का सैंपल लें या बीट का सैंपल लें, उसकी जांच कराएं और जांच में ये भी कराएं कि कौन सी दवाई असर करेगी और वो जो पशु चिकित्सक है वो फिर आपको वही दवाई दे। तो ये बहुत अच्छा होगा, आपका जो उत्पादन है वो लंबे समय तक चले। मैम ये तो हमने जाना कौन कौन से लक्षण हैं, बर्ड फ्लू के बारे में बात भी हमने की और जैसे विषाणु जो रोग होते हैं तो उनसे बचाव किस तरीके से कर सकते हैं? टीके आपने बात उसके की, लिए तो टीके टीके बिल्कुल टीके टीके लग कौन से सकते हैं। लगते हैं ये हम जानना चाहेंगे। तो उस रानीखेत के लिए तो टीका बना हुआ है। लासोटा का टीका लगता है जो कि 2 से 3 दिन में 2 से 3 या 5 से 7 दिन तक भी लगा सकते हैं। वो टीका लगता है जो कि त्वचा में लगता है जी। मुर्गियों में। और उसके बाद उसका बूस्टर लगता है, वो लगता है 6वें सप्ताह में, जी। 6वें से 7वें सप्ताह में उसका बूस्टर लगता है। जी। फिर उसके बाद 8 से 9वें सप्ताह में R2B का एक और टीका लगता है और फिर 17वें या 18वें सप्ताह पे फिर उसका बूस्टर लगता है। तो टीके से ही इसका बचाव है कि बीमारी को होने ना दे। टीका इसलिए होता है कि पहले से ही शरीर के अंदर इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता डाल दी जाए कि जब भी वो इन्फेक्शन होगा या संक्रमण होगा तो मुर्गी उसको नहीं लेगी। जी। तो इसके लिए ये टीका लगता है। टीका तो मतलब ये हमने जाना किस तरीके से टीका हम लगाते हैं, समय समय पे लगाना चाहिए, प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय समय पे देखरेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इतनी बहुत अपनी जानकारियाँ जो हमारे किसान भाइयों को दी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमारे बहुत सारे किसान भाई करते हैं, जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, तो जानकारियाँ यहाँ से मिली और बहुत बहुत आपका मैम धन्यवाद, आप यहाँ आई जानकारियाँ दी। धन्यवाद। तो किसान भाइयों उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए खबरें खेती के साथ में। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। केंद्र सरकार ने रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाया, मध्य प्रदेश में खाद्यान्न फसलों का रकबा बढ़ा, कृषि अनुसंधान में जुटे वैज्ञानिकों ने किया मंथन, मूंगफली का गेरुई रोग, अश्वगंधा से लाभ कमाए। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने गत दिनों इसका अनुमोदन किया। निर्धारित किए गए नए एमएसपी पर विपणन वर्ष 2022-23 में रबी फसलों की खरीदी की जाएगी। श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने 6 रबी फसलों गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों तथा कुसुम का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी में 35 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश में खाद्यान्न फसलों का रकबा बढ़ा। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की 98% से अधिक बुआई कर ली गई है। इस वर्ष खाद्यान्न फसलों का रकबा बढ़ा है। अब तक कुल खाद्यान्न फसलें 73.47 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 77.24 लाख हेक्टेयर में बोई जा चुकी हैं, जो लक्ष्य के विरुद्ध 105% है। कुल खाद्यान्न फसलों में अनाज एवं दलहनी फसलें शामिल हैं। राज्य में अब तक 146,66,000 हेक्टेयर रकबा कवर किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य 149,29,000 हेक्टेयर के विरुद्ध लगभग 98.2% है। कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसे ने बताया कि कृषि वैज्ञानिकों ने पूर्ण समर्पण से कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान के महत्व को वैज्ञानिक भलीभांति समझते हैं। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा 6 दशक में विभिन्न फसलों की 292 प्रजातियों को तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय अपने उत्कृष्ट व बेहतरीन कार्य से बेगानचाल पातालकोट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अपनी उन्नत कृषि तकनीक पहुंचा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी अनुसंधान की दिशा भारत एवं मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी व कृषक उपयोगी होने के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, जैविक खेती की दिशा में प्राथमिकता आधारित होना चाहिए।
इसके तहत उन्होंने फसल विविधीकरण, माइनर मिलेटस, जैविक आदान, मल्टी लेयर फार्मिंग, बायोफोर्टिफाइड किस्में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पार्क टेक्नोलॉजी, गैलरी बनाने, जीआई टैग हाइब्रिड किस्मों हेतु अनुसंधान करने की बात की है। मूंगफली का गेरुई रोग। मूंगफली तिलहनी फसलों के रूप में ली जाने वाली प्रमुख फसल है। मूंगफली की खेती मुख्य रूप से रेतीली एवं कछारी भूमियों में सफलतापूर्वक की जाती है। मूंगफली के दानों से 40-45% तेल प्राप्त होता है, जो कि प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। मूंगफली के गेरुई रोग से लगभग 15 से 30% तक उत्पादन कम हो जाता है। ये रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है। सर्वप्रथम रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मूंगफली के इस रोग से पत्तियों के प्रभावित भाग की बाहर त्वचा फटने लगती है। ये रोग उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर गिरने लगती हैं और फलियों के दाने चपटे व विकृत हो जाते हैं। वैसे तो इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों के निचली सतह पर अधिकतर लाल रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और ये धब्बे बाद में आगे चलकर आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग रहित प्रजातियों की बुआई करना चाहिए। मूंगफली के बीज को कवकनाशी थिरम या कैप्टॉन से 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करना होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए फसल पर बाविस्टिन का 0.05% के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अश्वगंधा से लाभ कमाएं। अश्वगंधा समस्त भारत में पाया जाता है। ये औषधि पौधा है। यदि इसके ताजे पत्ते तथा जड़ को मसलकर सूंघे तो उससे घोड़े के मूत्र जैसी गंध आती है। इसी कारण से इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। पत्ते हल्के हरे रंग के, सफेद रोएदार तथा अंडाकार होते हैं। फूल पत्रकोण से निकलकर शाखाओं के अग्रभाग पर दिसंबर से मार्च तक आते हैं। फल गोलाकार तथा रस भरी के समान होते हैं। फल के अंदर असंख्य बीज होते हैं। इसकी जड़ मूली की तरह लेकिन पतली होती है। अश्वगंधा की प्रमुख किस्में में जवाहर अश्वगंधा 20, जवाहर अश्वगंधा 134 किस्में मुख्य हैं। अश्वगंधा की बुआई के समय खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। जब 1-2 बार वर्षा हो जाती है तथा खेत की जमीन अच्छी तरह से संतृप्त हो जाए तभी बुआई करनी चाहिए। सिंचित अवस्था में उसकी बिजाई सितंबर के महीने में भी कर सकते हैं। अगर बिजाई छिटक कर की जाती है तो लगभग 4 किलो बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ होती है। लाइनों में बिजाई करने से बीज की मात्रा कम लगती है। नर्सरी में बुआई करने के लिए 2 किलो बीज प्रति एकड़ काफ़ी होता है। बीजों को बोने से पहले नीम के पत्तों के काढ़े से उपचारित करें, जिससे फफूंदी आदि से हानि होने ना पाए। अश्वगंधा अच्छी फसल के लिए कतार से कतार का फासला 20 से 25 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे का 4 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छी फसल लेने के लिए खेत की तैयारी के समय 8 से 10 टन गोबर की अच्छी गली और सड़ी खाद मिला सकते हैं। तो खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।